नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। अभी और खून के आंसू रोएगा जिन्ना का देश, पाकिस्तान को दी गई धमकी। निक्की यादव की मर्डर मिस्ट्री, पिता ने ही दिया था कत्ल का आइडिया, इस डर से साहिल ने की हत्या। मोदी सरकार से 2024 में अकेले मुकाबला नहीं कर सकती कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल को भी हो गया एहसास, पर दिया जोर। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उद्धव ठाकुर। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का दावा, जल्द ही शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमिनिया। केदारनाथ धाम के रास्ते में तैनात रहेंगे विशेष जवान, घोड़ों खच्चरों पर रहेगी नजर। इस साल 25 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि बीते कुछ ही महीनों में केंद्र सरकार ने देश के लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये निरंतर प्रयास है कि हर युवा को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार ही नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। उत्तराखंड रोजगार मेले के लिए बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए ये नई शुरुआत का अवसर है और सरकारी सेवाओं में भर्ती का ये अभियान भी इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ही उठाया गया कदम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तराखंड के रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र में विकास और विश्वास के प्रयासों में अपना भरपूर योगदान देना है। नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प आज देश ने लिया है। उत्तराखंड में संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे मेरे युवा साथियों के कंधे पर ही है। देश में रहकर समाज सेवा करने वाले हजारों लाखों लोग मिल जाएंगे, लेकिन विदेश की धरती पर अपने भारतीय लोगों की सेवा करने वाले कुछ ही लोग मिलेंगे। उसी में से एक है एनआरआई अमेरिका और राजस्थान के मूल निवासी अरुण गुप्ता, जो भले ही देश विदेश में रहकर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन लगाव अपने देश से जुड़ा हुआ है उनका। देश के लोगों की मदद करने के लिए उनके द्वारा एकल ग्रामोद्योग फाउंडेशन संचालित किया जा रहा है। ये फाउंडेशन सबसे अधिक मदद किसानों की कर रहा है। उनको समय समय पर जैविक खाद से लेकर फसलों के नए किस्म की बीज निशुल्क उपलब्धता कराई जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल में भी उन्होंने देश के लोगों की मदद के लिए मास्क, दवाई और ऑक्सीमीटर भेजे थे। एनआरआई अमेरिका और राजस्थान के मूल निवासी अरुण गुप्ता ने बताया है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन समाज के लिए जो मदद करता है उसका सुख अलग ही होता है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कई वर्षों से अमेरिका में रहकर व्यवसाय कर रहा हूँ। हिंदुस्तान से लगाव होने के कारण लोगों की मदद करने के लिए एकल ग्राम उद्योग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका कार्यालय भरतपुर जिले के गांव खरेरा में है। पाकिस्तान सशस्त्र बलों की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के पूर्व महानिदेशक मेजर जनरल अहतर अब्बास
ने रविवार को कहा कि भारत के साथ बातचीत पाकिस्तान की जरूरत है। बातचीत सुरक्षा प्रतिष्ठान के अलावा अन्य स्तरों पर भी हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। खबर के अनुसार 14वें कराची साहित्य महोत्सव के अंतिम दिन पड़ोसियों के बीच शांति और सुरक्षा की तलाश शीर्षक से हुई चर्चा के दौरान ही उन्होंने ये टिप्पणी की। अब्बास ने यह भी कहा, फिलहाल बातचीत हमारे देश की जरूरत है। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ राज्य तंत्र नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे सुरक्षा प्रतिष्ठान पर छोड़ देते हैं तो कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये आगे बढ़ेगा, एक कदम आगे और दो कदम पीछे ले जाने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा, एक पहल होना चाहिए, जैसे ट्रक दो, डिप्लोमेसी जैसे मीडिया, जैसे व्यापार और व्यापार संगठन, जैसे कि शिक्षा, और वे भारतीय समाज के भीतर बातचीत कर सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। भारत का पहला एक्सप्रेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे 2002 में बनकर तैयार हुआ था। इसका नाम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, जिसे जसवंत राव चौहान एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसकी शुरुआती नवी मुंबई के कालमबोली से होती है और ये पुणे के किवाले में खत्म होता है। ये एक्सप्रेसवे खूबसूरत सह्याद्री पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। 95 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे में कई सुरंगें हैं। इस एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस पर परिवहन का परिचालन शुरू होने के बाद मुंबई और पुणे के बीच उड़ानें लगभग बंद हो गई है थी। हालांकि 2019 तक जेट एयरवेज मुंबई से पुणे के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चला रही थी, लेकिन उसके पतन के बाद अब इन दिनों शहर के बीच कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती है। नितिन गडकरी इसका श्रेय मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे को ही देते हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत शहर में नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर अभियान चल रही है। हाल ही में अतिक्रमण हटाने को लेकर शहर के तमाम इलाकों में बुलडोजर गुजरते हुए दिखाई दिया, लेकिन अब इस अतिक्रमण अभियान को लेकर गर्मा गर्मी और तेज हो गई है। दरअसल पीलीभीत शहर में लगातार आबादी के साथ ही साथ बाजार का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि वहां बड़े स्तर पर अतिक्रमण देखने को मिल रहा है। बाजार के साथ ही साथ तमाम अन्य ऐसे इलाके हैं जहां अतिक्रमण एक गंभीर रूप ले रहा है। इसी सबको ध्यान में रखते हुए पीलीभीत नगर पालिका की ओर से अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। पिछले बुलेटिन में बताया एक खबर का ही अपडेट लेकर आ गई हूं मैं। इस वक्त बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ जेडीयू संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को जेयूडी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी का गठन का ऐलान किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल यानी कि RLJD रखा है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि 2 दिन से पटना कार्यकर्ताओं के साथ चल रही बैठक में मुझे अपने साथियों से जो फीडबैक मिला उसके आधार पर अभी ये नई पार्टी बनाने का समय आ गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बैठक में शामिल होने पहुंचे जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए मुझसे अलग पार्टी बनाने का निवेदन किया था। ऐसे में कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम लोगों ने इन नई पार्टी के गठन का निर्णय लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि आज से यानी कि सोमवार से हम लोगों की नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2 साल पहले हम जेडीयू में आए तो राज्य के सामने एक विशेष परिस्थिति थी। उससे पहले जननायक की विरासत संभालने की जिम्मेदारी लोगों ने लालू यादव को दी थी।
शुरुआती दौर में लालू ने जनता के हितों को उठाया, लेकिन बाद में उनमें भटकाव आ गया। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने शुरुआती दौर में बहुत बेहतर काम किए, लेकिन बाद में अंत बुरा हो गया। अंत बुरा तो सब बुरा। इस साल का केदारनाथ धाम जाने वाले रास्ते पर घोड़ों और खच्चरों की निगरानी के लिए विशेष जवानों को तैनात किया जाएगा। केदारनाथ मंदिर के आधार शिविर गौरी कुंड से केदारनाथ के बीच 19 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा में बड़ी संख्या में बाबा भोले के भक्त घोड़ों और खच्चरों पर सवारी करके केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। खच्चरों और घोड़ों के साथ अमानवीयता ना हो, इसके लिए इस बार रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विशेष उपाय करने पर जोर दिया है। इसके लिए प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को केदारनाथ के पूरे पैदल रास्ते पर तैनात करने की योजना बनाई गई है। केदारनाथ यात्रा को लेकर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय द्वारा आयोजित बैठक में जिलाधिकारी दीक्षित ने ये जानकारी शेयर की। इस साल केदारनाथ की यात्रा 25 अप्रैल को शुरू होगी और जीएम मयूर दीक्षित ने बताया है कि प्रांतीय रक्षक दल के जवानों इस बात की निगरानी करेंगे कि केदारनाथ के यात्रा मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों के साथ कोई क्रूरता ना हो। किसी भी हालत में बीमार और कमजोर घोड़ों और खच्चरों को काम पर नहीं लाया जाएगा। दीक्षित ने यह भी कहा है कि यात्रा के हर पड़ाव पर जवानों की तैनाती करने से पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल केदारनाथ यात्रा के दौरान ही कई घोड़ों और खच्चरों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद आरोप लगाया गया था कि घोड़ों और खच्चरों के मालिकों के ज्यादा काम लेने के कारण ही ये मौत हुई। राष्ट्रीय राजधानी सहित कई राज्यों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। गुजरात में अभी से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पास पहुंच गया है। ऐसे में फरवरी में ही गर्मी की महसूस होने लगी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक गुजरात के कोंकण और कच्छ क्षेत्र में हीट वेव देखी जा सकती है। अगले 2 दिनों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सुरेंद्रनगर, राजकोट और कच्छ में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। पिछले 11 साल के तापमान के आंकड़ों को देखा जाए तो 2015 में फरवरी महीने में तापमान अधिकतम 37.8 डिग्री था। आपको बता दें कि बीते 16 फरवरी को गुजरात के भुज और कच्छ जिले में 71 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो 2015 के बाद फरवरी में बीते शनिवार को न्यूनतम तापमान 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था। वहीं मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि उत्तर और मध्य भारत में अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। दरअसल ये संकेत है कि गर्मी रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय राज्यों में फरवरी में असामान्य गर्मी रह सकती है। तेज धूप से जल सकता है राजधानी गुजरात का। बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों में अब गर्मी दस्तक देने लगी है। रविवार से ही तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। पटना स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक राकेश कुमार के मुताबिक अब सुबह और शाम में भी ठंड का एहसास धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में अधिकतम तापमान ऊपर जाता नजर आ रहा है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ शनिवार को 30.5 डिग्री अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। वही शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को तापमान करीब 2.7 डिग्री का उछाल देखा गया। बिहार में इन दिनों राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। एक और जहां
जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बागी बयानों से महागठबंधन में बड़ी टूट की आशंका जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेयूडी में भी बड़ा घमासान मचने के आसार नजर आने लगे हैं। दरअसल जेयूडी संसदीय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना में जेयूडी कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक कर रहे हैं। बैठक के पहले दिन कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को के संग मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। वहीं आज यानी कि सोमवार को दूसरे दिन की बैठक के बाद उपेंद्र कुशवाहा कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्विटर हैंडल से रविवार की रात को ही एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सोमवार को पटना के होटल मौर्य में मीडिया को संबोधित करने की बात भी कही थी। उपेंद्र कुशवाहा ने इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इन चर्चाओं के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा सोमवार कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर जेयूडी से अलग अपनी योजना कर। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट में लिखा था कि मैं कल दिनांक 20 फरवरी को अपराह्न 2 बजे पटना के मौर्य होटल में प्रेस एवं मीडिया के साथियों से बात करूंगा। लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बहुत खास होने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन का के बारे में बातचीत की। वहीं यहाँ 3 दिवसीय समिट में कुल 34 सत्र रहे, जो शुक्रवार को ही उद्घाटन संपूर्ण हुआ। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। इसके अतिरिक्त अमित शाह, निर्मला सीतारमन और अश्विनी वैष्णव सहित कई केंद्रीय मंत्री विभिन्न सत्रों की अध्यक्षता करेंगे और राज्य सरकार ने भी 3 दिवसीय आयोजन के लिए लखनऊ हवाई अड्डे और जिला मुख्यालय के पास स्थित वृंदावन योजना में खाली पड़ी जमीन पर इसकी व्यवस्था की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपी सरकार पर अपने 10 साल से के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपया का भी आरोप नहीं है। वो यहाँ से लगभग 370 किलोमीटर दूर पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। भाजपा नेता ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार का 1 रुपया का भी आरोप नहीं है, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार को देखा जाए तो तब 12 लाख करोड़ रुपए के कई घोटाले हुए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होने के बावजूद मनमोहन सिंह भारत को 1 दशक तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में 11वें नंबर पर ही रखने में सफल रहे। कांग्रेस के एक नेता ने तो इसे उनकी कामयाबी बताते हुए उनकी तारीफ भी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने भारत को 5वें स्थान पर पहुंचा दिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के सालूनी पुलिस स्टेशन और से धर्मशाला की मेकुडगंज में 0 एफआईआर के तहत मामला दर्ज करवाया गया है, जिससे एक वन विभाग की महिला कर्मचारी ने अपने ही विभाग के अकाउंटेंट के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। दरअसल पीड़ित महिला कर्मचारी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम देखती है। मकोडगंज पुलिस थाना प्रभारी रिंकू सूर्यवंशी ने से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला कर्मचारी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि फरवरी के प्रथम हफ्ते में ऑफिस से जुड़े ऑडिट के संबंध हो वो धर्मशाला स्थित विभाग के ऑफिस में ही ऑडिट के सिलसिले भी के साथ ही अकाउंटेंट आरोपी शिव कुमार भारद्वाज और एक अन्य महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ सलूनी से धर्मशाला आई थी। उस दौरान जब देर शाम तक
काम कंप्लीट किया तो उसके बाद ही वापस सलोनी जाने के अलावा इन सब की ओर से मेकोजगंज के एक होटल में ही रुकना मुनासिब समझा। और एसएचओ सूर्यवंशी ने कहा कि अपने आरोप में महिला ने बताया कि होटल में कुछ देर तक पार्टी चलती रही। पार्टी के दौरान उन्हें थकान महसूस हुई तो वो अपने रूम में चली गई, मगर आरोपी उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उस दौरान दूसरे साथी डेटा एंट्री ऑपरेटर रस भी साथी थे और पीड़िता विश्वास के साथ फिर पार्टी प्लेस में पहुंच गए, मगर वहां आरोपी शिव कुमार ने दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तो ये देख में के पीड़ित महिला फिर से वापस रूम में आ गई। इसी बीच फिर से आरोपी ने रूम में आकर दस्तक दी और उसके साथ दुर्व्यवहार और छेड़छाड़ की। पीड़ित की शिकायत के मुताबिक उसने इज्जत बचाने के लिए आरोपी को विंडो से कूद जाने का हवाला दिया। तो सुनकर आरोपी तुरंत घबराकर मौके से वापस लौट गया। दिल्ली के लाल किले पर आतंकी हमले में दोषी करार लश्कर ए तैयबा के आतंकी को फांसी देने की कवायद शुरू हुई है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में प्रशासन ने डेथ वारंट जारी करवाने के लिए निचली अदालत को लेटर लिखा है। तिहाड़ प्रशासन अदालत से डेथ वारंट जारी करवाने की मांग की है ताकि ये तय हो सके कि आरिफ को किस तारीख कितने बजे फांसी दी जाए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में मामले से जुड़ी कोई याचिका पेंडिंग नहीं है। दोषी को 7 दिन का समय दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के आगे कोई दया को याचिका लगाना चाहता है तो लगा सकता है, लेकिन आरिफ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। फिलहाल तिहाड़ जेल के कोर्ट में डेथ वारंट जारी करने की अपील की है। वहीं 27 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि आरिफ को अभी फांसी देने में वक्त लगेगा, क्योंकि आरिफ के पास अंत समय में भी दोबारा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से दया याचिका लगाने का मौका रहता है। कानूनी दांवपेच से फांसी टलेगी तो नहीं, लेकिन इसमें देरी जरूर हो सकती है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।